हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 38 से लेकर 67वीं BPSC तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान से, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगा कि इसका PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका हम लिंक दे दिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको दोबारा पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा और कम समय में आप इन चीज़ों को फिर से याद कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, फिर उसको PDF के माध्यम से आप उसको दोबारा देख लेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सभी को 1 लाइनर के फॉर्म में हम रखे हैं। अगर आप इसका MCQ वाले फॉर्म में चाहते हैं क्वेश्चन को करना, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाए हैं, जिसको अगर आप नहीं देखें हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल 1 लाइनर के फॉर्म में ही करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन जो चलता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण बल द्वारा। अगला है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश का जो गति होता है सबसे कम किस में होगा? सॉलिड में, मतलब कांच में, और सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं वो भी सदिश राशि है, लेकिन गति जो है ये आपका सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अगला है, यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो अगर धरती की घूमने की जो गति है, घूर्णन गति को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो पिंड का जो वजन है भूमध्य रेखा पर वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया? गैलीलियो ने। लेकिन इसको लॉ के द्वारा, अलग अलग लॉ के नियम कौन बनाया? तो गति का नियम का बात करेंगे तो न्यूटन। तो बहुत सारे बच्चे इस बार फंस गए थे और बहुत सारे लोग न्यूटन को मार दिए हैं, ठीक है, क्योंकि सभी जो गति का नियम है न्यूटन से जुड़ा है, लेकिन गति का नियम न्यूटन से जुड़ा है, लेकिन गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं। अगला है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको प्रस्तुत किया, अपेक्षिकता का सिद्धांत को, जो बहुत ही फेमस है। दोस्तों, अगर आप साइंस का एक बेहतर कॉन्सेप्ट चाहते हैं और साइंस का अगर आप चाहते हैं आपका बेस मजबूत हो और आप हर एक एग्जाम के लिए साइंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए उसको आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल पर आप बन जाइए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसको आप रेगुलर देखिए। अगला है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? थॉम्सन प्रभाव। ठीक है। तो एक संवाहक जो होता है उसके तापक्रम में परिवर्तन होता है और उसके कारण विभव जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? थॉम्सन प्रभाव। अगला है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच जो होता है उसमें उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय ब्रैकेट समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित करता है कौन? प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अगला है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल। तो जब दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका प्रतिबिंब जो है उससे बड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब दर्पण जो है कैसा है? अवतल है। अगला है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर हाई होता है, दाब हाई होता है, इसके कारण जो क्वथनांक है पानी का बढ़ जाता है और इसके कारण खाना जो है जल्दी पकता है। अगला है, पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ठीक है। तो गर्मी के दिनों में जो पसीना निकलता है वो बहुत ही तेजी से वाष्पित होता है जब हम लोग पंखा के नीचे बैठते हैं, और इस कारण वाष्पीकरण के कारण हमें
ठंडा महसूस होता है, मतलब आराम की अनुभूति पैदा होता है। अगला है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में जो भी चीज़ रहते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं जमने के लिए, और इसके कारण इस प्रक्रिया में वो अपनी ऊर्जा को छोड़ते हैं, और वही ऊर्जा जब बाहर निकलेगा आपके दरवाज़ा खोलने से रेफ्रिजरेटर का, तो बाहर का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। अगला है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ठीक है, तो तारे का जो टिमटिमाना है उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तो जल स्तर नहीं बदलेगा। कोई भी एक कंटेनर है, बर्तन है, उसमें एक बर्फ तैर रहा है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो बर्फ़ जैसे ही पिघलेगा तो इसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ के द्वारा जो पानी हटाया गया है उसका आयतन और बर्फ़ का आयतन दोनों क्या होगा, समान होगा, इसीलिए इसमें कोई स्तर में बदलाव नहीं होगा। अगला है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो क्या है, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। वही अगर परमाणु बम के बारे में बोले, परमाणु बम जो है वह किस सिद्धांत पर, ठीक है, आधारित है, तो वह आपका हो जाएगा कौन सिद्धांत, ये वाला संलयन, तो यहाँ पे हो जाएगा विखंडन। ठीक है, अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए वोल्टोमीटर को मापा जाता है विभवांतर से, सही है। पोटेंशियोमीटर को विद्युत वाहक बल से, ठीक है। एमीमीटर को विद्युत धारा, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को विद्युत प्रतिरोध, गलत है। विद्युत प्रतिरोध को हम लोग किसे मापते हैं, इसको हम लोग मापते हैं ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, अगला है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा, तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे हवा नहीं है, तो कोई भी पदार्थ को, ठीक है, एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन पदार्थ, जितने भी पदार्थ हो, एक ऊंचाई से अगर आप समान ऊंचाई से उन्हें गिराएंगे तो सभी एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेंगे। अगर वही हवा हो तो हवा में क्या होगा, जो हल्के पदार्थ होंगे या जिनका सरफेस एरिया अधिक होगा उनका घर्षण होगा हवा के साथ और वो देर से पहुंचेंगे। जैसे अगर हवा रहता तो पंख यहाँ पे देरी से पहुंचता है, ठीक है, या कागज़ जो होगा देरी से पहुंचेगा अगर हवा होगा तब। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण पानी पर जो साबुन का फिल्म बनता है उसमें चमक दिखता है। अगला है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से हम लोग मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसका हम लोग उपचार करते हैं। अगला है, वो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो प्रतिरोधक निकालने के लिए जब समानांतर प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे टोटल दिया है कुल प्रतिरोध कितना है 1.403, तो आप 1.4 ही लिखिए क्योंकि कैलकुलेशन आपका डिफिकल्ट हो जाएगा उस तरह। और एक आपको प्रतिरोध दिया है कितना है 2, तो 1 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस R2, तो इस तरह R2 का मान निकालेगा तो कितना आएगा 4.7 के लगभग आ जाएगा। अगला है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अर्धचालक जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे, तो अर्धचालक को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध तो घटेगा लेकिन इसका चालकता जो है, चालकता वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, याद रखेंगे। वही धातु में अलग होता है, धातु में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, धातु में प्रतिरोध जो होगा बढ़ जाएगा गर्म करने पर। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसका जो चालकता है वो क्या होगा, घट जाएगा। अगला है, फैराडे स्थिरांक क्या होता है, तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। तो 1 फैराडे बराबर याद रखिएगा 96,500 कूलम जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं 1 फैराडे। और ये कहीं पे भी स्थिर रहेगा और जो चीज़ हर एक जगह स्थिर हो, एक समान हो,
उसका मान नहीं बदले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक स्थिरांक। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन से या सी नहीं बदलती या बदलता है। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो सभी जो उसके कैरेक्टर हैं बदल जाएंगे, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगा। उसका वेग बदल जाएगा, ठीक है, उसका लेमडा बदल जाएगा, लेकिन उसका आवृत्ति नहीं बदलेगा। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और इसी को जब मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है सबसे ज़्यादा सयनता होती है, तो सबसे अधिक जो सयनता होगा, तो जितना गाढ़ा होगा उसका सयनता उतना अधिक होगा। तो इन चारों में अगर बात करेंगे, जल में, वायु में, खून में और शहद में, तो सबसे अधिक गाढ़ा शहद होगा, इसीलिए इसका सयनता अधिक होगा। सयनता का मतलब हो गया जो भी द्रव है या गैस है उनके अणुओं के बीच में जो घर्षण है। ठीक है, अगला है दाब का इकाई होता है, तो दाब का इकाई क्या होता है, केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित में कौन से अदिश राशि है, तो अदिश राशि कौन हो जाएगा, दाब। अगला है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। अगला है वायु में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य है। अगला 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो कितना डिग्री, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको निकालना है सेल्सियस बटा 100 फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। सेल्सियस अगर रखिएगा फ़ारेनहाइट आएगा, फ़ारेनहाइट रखिएगा तो सेल्सियस में बदल जाएगा। तो इस तरह आप सेल्सियस का मान यहाँ पे 50 रखिएगा तो फ़ारेनहाइट आपका 122 आ जाएगा। अगला है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज से क्या नापा जाता है, आवृत्ति। अगला है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, विद्युत धारा मापा जाता है एमीमीटर से। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट। अगला है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो अभी जो फार्मूला बताएं उससे आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। अगला है विद्युत मोटर में, ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत मोटर का काम क्या है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, यह यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, कौन ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। अगला है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला है दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रैकेट EEG निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह उपयोग किसका होता है, मस्तिष्क में। कन्फ्यूज नहीं होना है, एक होता है ECG, तो ECG जो होता है यह हमारे, ठीक है, दिल को, हार्ट को, ठीक है, उसके क्रिया को यह दिखाता है। और यह जो है आपका EEG यह किसका निगरानी करता है, मस्तिष्क का। ठीक है, मस्तिष्क का जो काम है, हलचल है, उसको यह बताता है। अगला है सही कथन चुनना है, तो देखिए लाल प्रकाश का तरंग वाला जब भी मामला आ जाए तो VIBGYOR और याद रखिएगा। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको याद रखना है, वायलेट। ठीक है, तो ऐसे जाने पर लेमडा का मान बढ़ेगा, लेमडा का मान इसका हो जाएगा 700 नैनोमीटर और इसका लेमडा का मान हो जाएगा, ठीक है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड का जो लेमडा अधिक है और वायलेट का क्या है, कम है। अब स्टेटमेंट को देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, गलत बात है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, तो सही बात है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, एमीमीटर से। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा में है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्ध्य है अभी बताएं आपको 400 से 700 नैनोमीटर। इसी को एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे तो लिखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लगभग आंसर ये हो जाएगा। 60 से 62वीं में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगला है कॉस्मिक किरणें हैं, तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं, आवेशित कण होती हैं। अगला है सौर विकिरण की दृश्य सीमा है, तो अभी आपको बता चुके हैं 400 से 700 nm। अगला है रडार का आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन। निम्न में कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापता है, स्फिग्नोमीटर।
अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न किससे करते हैं हम लोग, यूरेनियम से, न्यूक्लियर प्लांट में। अगला है प्रकाश में 7 रंग होता है, ठीक है, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो हम लोग जानते ही हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, प्रिज्म से पास करा दीजिए व्हाइट लाइट को या सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट को ही व्हाइट लाइट बोलते हैं, 7 कलर में ये टूट जाएगा। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला है लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करेगा। तो लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। अगला है जब एक ट्यूब में प्रकाश उत्पन्न होता है तो कैसे उत्पन्न होगा, जब अणुओं का दोलन होगा, ठीक है। अगला है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। तो जब वैद्युतिक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला ऊर्जा, ठीक है, गति में जब परिवर्तन होगा तो उसमें ऊष्मा का कोई हानि नहीं होगा। सूर्य पर ऊर्जा मुक्त होने का कारण है। तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है, सूर्य पे जो ऊर्जा बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, परमाणु संलयन के कारण, ठीक है। अगला है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो जब हम लोग लिफ्ट में जाते हैं तो देखते होंगे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका भार अधिक लगेगा और ऊपर से जब नीचे आएगा तो आपका भार एकदम जीरो लगेगा, ठीक है। तो जब कोई भी लिफ्ट जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाएगा तो आपका भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या कि ग्रेविटी कितना लगता है, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो ग्रेविटी लगता है, गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो जो घरों में हम लोग फ्यूज लगाते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके, तो उसमें क्या होता है, उसका काम होता है जल्दी पिघल जाना। और जल्दी पिघलेगा कब, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस जो होता है उसका प्रतिरोधकता हाई होता है, ठीक है। तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीन और शीशा का मिलकर वो फ्यूज बना होता है। तो फ्यूज किससे मिलकर बनता है, टीन और शीशे का। अगला है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए, जब चांद से पृथ्वी पर लाइएगा या कोई भी पदार्थ को कहीं दूसरे ग्रह पर, दूसरे जगह पर ले जाइएगा, ठीक है, ग्रह से अलग ग्रह पर या उपग्रह पर, कहीं पे भी, तो होगा क्या, भार जो होगा आपका बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, और नीचे आपको किसे भागा देना है, ठीक है, वेलोसिटी से, वेग से। तो कट के क्या आएगा, एम आएगा, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। अगला है बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ठीक है, सदिश राशि आपको चुनना है जो नहीं है। तो कौन नहीं होता है, आयतन नहीं है, बाकी तीनों आपका सदिश राशि है। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर दूरी कितना होता है, 1000 मीटर। अगला है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो यही सूत्र हो गया आपका V = U + AT, यहाँ से A निकाल लीजिए। तो AT बराबर कितना हो जाएगा, V - U, और यहाँ पे आपका A बराबर हो जाएगा V - U/T। अगला है 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोई अगर तरंग ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त। तो 2 श्रृंग या 2 गर्त के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसको लैम्डा से हम लोग सूचित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक्स कण में क्या होता है, एक्स कण में कोई कण होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अल्फा कण में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, +2। बीटा कण में क्या होता है, -1 चार्ज, और गामा में क्या होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज वाला कौन हो जाएगा आंसर, बीटा किरण। अगला है दूरबीन का आविष्कारक, ठीक है, कौन है, तो गैलीलियो। अगला है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। तो राइट ब्रदर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अगला है निम्नलिखित में से किस से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, सूर्य से। अगला है ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम का किया जाता है। अगला है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
किया जाता है। ठीक है, तो टरबाइन और डायनेमो जो है कौन ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, तो मैकेनिकल ऊर्जा को बदलता है किस में, विद्युत ऊर्जा में। अगला है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो कोई अगर पढ़ने के लिए ग्लास का उपयोग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसका नज़दीकी क्या है, खराब है, और नज़दीकी में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जर्मेनियम। अगला है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण यह क्या होता है, पिघल जाता है, और इस कारण यह हमें सुरक्षा देता है, जिससे हमारे घर का जो वायरिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं लगता है और कोई भी घटना नहीं होता है। अगला है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाया जाता है। दूरदृष्टि के लिए कौन उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, बड़ा तो छोटा लेंस यूज करेंगे, उत्तल, उत्तल, अवतल। अवतल को देख रहे, इसमें थोड़ा इसको बड़ा है, ये छोटा है, साइज के मामला में नहीं, ये लेटर के मामला में। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो दाढ़ी जब कोई आदमी बनाएगा तो चाहेगा उसका चेहरा बड़ा दिखे, ताकि एक एक चीज़ को वो सही से सेव कर सके, तो उसके लिए बड़ा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण। अगला है आंतों के रोग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरण का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, आंतों के रोग में। ठीक है, और मांसपेशिया वाला आपको याद है, मांसपेशिया में जो उपचार किया जाता है उसमें हम लोग इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। अगला है वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः है कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। अगला है सर्दियों के मौसम में यदि हम सुबह लोहे के ब्लॉक और लकड़ी के ब्लॉक को छूते हैं तो हमें लगता है कि लोहे का ब्लॉक लकड़ी के ब्लॉक से ठंडा है, क्योंकि अब देखिए लकड़ी को छुइएगा और लोहा को छुइएगा ठंडा के समय या गर्मी के समय, तो होगा क्या, ठंडा में क्या होगा, लोहा आपको ज़्यादा ठंडा महसूस होगा और लकड़ी कम, क्योंकि लोहा जो होता है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, तो वो ऊष्मा को, ठीक है, जल्दी पकड़ेगा, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा लगेगा। लेकिन लकड़ी क्या होता है, वो सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। ठीक है, इसलिए लकड़ी आपको कम ठंडा लगेगा और लोहा आपको अधिक ठंडा लगेगा। गर्मी के केस में भी वही, लोहा आपको ज़्यादा गर्म दिखेगा और लकड़ी आपको कम गर्म दिखेगा। अगला है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जला दे तो बिजली खर्च होगा। तो बिजली खर्च निकालने के लिए वाट को गुना कर दीजिए समय से और 1000 से क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा, 1 यूनिट, और जो रुपये यूनिट है उसके हिसाब से गुना कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना बिजली बिल आपको देना है। अगला है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी निकालने के लिए डायोप्टर का उल्टा कर दीजिए, और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायोप्टर कितना है, 2 × 100, तो कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। अगला है समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, उसका कारण है क्या, परिकिरणन। ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन। एक और कारण है, ठीक है, सेकेंडरी कारण क्या है, आकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, मेन आपका ये वाला है, परिकिरणन के कारण समुद्र नीला होता है, और दूसरा कारण हो गया आकाश के परावर्तन के कारण। अगला है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तो तेज हवा बहेगी तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगा, जब वाष्पीकरण तेज हो जाएगा तो हवा में मॉइस्चर, नमी तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए, ठीक है, ओस नहीं बनेगा। अगला है रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, तो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, तीनों रे को उत्सर्जित करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है। तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सबसे बड़ा भंडार है गैर पारंपरिक स्रोत का। अगला है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो वाट के मापन पर आधारित होता है। अगला है डायनेमो। डायनेमो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, उसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। ये डायनेमो हो या इसी को हम लोग बोल सकते हैं जनरेटर।
अगला है आकाश नीला लगता है क्योंकि यह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है। ठीक है, तो लघु तरंग जो होते हैं वो अधिक उनका परिकीर्णन होता है किसके मुकाबले, दीर्घ तरंगों के मुकाबले, इसलिए आकाश जो होता है नीला दिखता है। अगला है 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर है, 1/1000 मिलीमीटर। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर। इसको मिलीमीटर में बदलना है तो 10⁻⁶ गुने मीटर को मिलीमीटर में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कितना जाएगा, 10⁻³ मतलब 1/1000 मिलीमीटर। अगला है अतिचालक का लक्षण है शून्य प्रागम्यता। तो जो अतिचालक होते हैं उनका प्रागम्यता क्या होता है, शून्य होता है। अगला है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। तो कोई भी द्रव का जो गोल होने का, ठीक है, कारण होता है, उसका कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव। अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ठीक है, खोलकर क्या कर सकते हैं, तो आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर हम लोग कर चुके हैं। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो पिच ब्लेंडे से रेडियम प्राप्त होता है। अगला है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है, ऊपर आपको बता चुके थे, नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित था, संलयन पर। अगला है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, ठीक है, H.J. भाभा। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है साराभाई को। अगला है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला है शीघ्रोत्पाती रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका शीघ्रोत्पाती रिएक्टर में जो बिजली पैदा होता है वो एक नाभिकीय रिएक्टर में होता है, हम लोग जानते ही हैं। और यह जो बिजली उत्पन्न होता है, ठीक है, यह इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें फिर से उत्पन्न करने के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन आपका ठीक है, कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पे हम लोग 67वीं ये जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन को किए थे, और जो 67वीं यहाँ पे कैंसिल वाला था उसका भी क्वेश्चन को हम लोग किए थे। तो हम लोग यही पाए हैं, सारा क्वेश्चन ठीक ठाक है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे जो है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा हाई लेवल के थे। जैसे एक प्लेटिनम वाला, एक आपका थॉमसन प्रभाव 2, और एक हो गया आपका ये वाला गैलीलियो वाला। ईजी था लेकिन ये थोड़ा सा सब लोग नहीं पढ़े थे, सब लोग न्यूटन को ही जानते थे, तो ये भी मान सकते हैं। और आपका बस यही 3 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग था। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको जो भी कमी है, जो भी पॉइंट्स जो आपको क्लियर नहीं है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखिए, और उसके समाधान के लिए जो हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।